बुंदेली काव्य परंपरा। विद्यार्थियों, आज मैं बुंदेली काव्य परंपरा की चर्चा करूंगा। चूँकि हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, जो बीए तृतीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। मैं इसको एक शब्दशः आपके समक्ष पढ़कर सुनाता हूँ, और जहाँ भी महत्वपूर्ण मुझे बिंदु लगेंगे, जो ऐसा संभावना जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की होगी, वो मैं आपको विशेष रूप से बता दूंगा। तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में विस्तीर्ण बुंदेलखंड भूभाग भारत राष्ट्र का हृदय स्थल है। प्राचीन काल में चेदी और दशार्ण नामों से अभिहित यह भूखंड साहित्यिक समृद्धि के लिए चिरकाल से विख्यात रहा है, और आधुनिक काल में वीरता की परंपरा ने इसमें मणिकांचन संयोग उपस्थित कर दिया है। यहाँ पहले पैरा में ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो कि संभावना पूछे जाने की बनती है, वो ये बनती है कि प्राचीन काल में चेदी और दसार्ण नामों से अभिहित यह भूखंड, मतलब बुंदेलखंड को प्राचीन काल में दसार्ण कहा जाता था। चूँकि 10 नदियों का ऐसा कुछ यहाँ था, 10 नदियों का यहाँ से जो है निकलना होता है। इसी तरह से चेदी जनपद भी इसको कहा गया है प्राचीन काल में, संभवतः बुद्ध के समय। तो ये जो ऐसा पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि बुंदेलखंड को प्राचीन काल में किन नामों से अभिहित किया जाता था, तो आप बता सकते हो कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, तो उसमें उत्तर जो है ऑब्जेक्टिव उसमें मिलेंगे आपको, जो है ऑप्शन। तो आपको चेदी और दसार्ण अगर ऑप्शन आता है तो आप इसको कर सकते हो। तो इसको आपको याद करके रखना है, स्मृति में रखना है। आगे हम पैरा को पढ़ते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई के अपरिमित शौर्य की विरासत को सहेजने वाले बुंदेलखंड प्रांतर में साहित्यिक समृद्धि की सुदीर्घ परंपरा रही है। महर्षि वेदव्यास आदि महर्षि वाल्मीकि, भवभूति, विष्णुदास, ईश्वरी, आचार्य केशव, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल पद्माकर, खुमान कवि ठाकुर, बोधा, नवल सिंह, पजनेश, प्रतापशाही, छत्रसाल, गंगाधर व्यास, लाल कवि, गंग कवि, अक्षर अनन्य, राय प्रवीण, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, मुंशी अजमेरी, माधवराज अग्रवाल प्रभृति रचनाकारों ने यहाँ आंखें खोली, अपने साहित्य की मधुर सुबास से जन जन के अंतस्थल को झंकृत कर दिया। इस पावन धरा को अपनी रचना भूमि बनाने वाले मनीषियों में जनकवि जगनिक, भूषण, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी अग्रगण्य हैं। तो यहाँ पर आपको इन कवियों के बारे में, जैसा कि यहाँ बताया गया है, बहुत सारे कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, है ना, मैथिली शरण गुप्त, ये तो आधुनिक समय के कवि हैं। इसके पहले के रीतिकालीन कवि बोधा, ठाकुर। तो ये एक परंपरा जो रही है, तो कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए, सब संभावना बन सकती है कि निम्न में से कौन कवि बुंदेलखंड से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इनको आपको स्मृति में रखना है कि ये बुंदेलखंड के कवि हैं, बुंदेलखंड में इनका जन्म हुआ। तो ये जैसे कि बहुत लंबी एक सुदीर्घ जो है परंपरा रही है, वेद व्यास से लेकर जो है ईश्वरी की फागें बहुत प्रसिद्ध हैं, आचार्य केशव दास हैं, तुलसीदास जी का भी जन्म यहीं बताया जाता है बांदा में। इसी तरह से पद्माकर, बोधा, नवल सिंह, तो ये सब आपको थोड़ा सा स्मृति में रखना है। इसी तरह से आगे छत्रसाल की राज्य की सीमाओं के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू हौस। तो
उपर्युक्त सीमाएं छत्रसाल के शासनकाल की रही हैं, जिन पर अधिक मतभेद नहीं है, परंतु कहा जाता है कि पश्चिमी सीमा के विषय में कुछ अन्य मत भी हैं। तो हमें ये सीमा से संबंधित क्वेश्चन तो संभावना नहीं है, क्योंकि साहित्यिक को ज़्यादा केंद्र में रखा जाएगा, इसलिए हमें इनको बहुत ज़्यादा गहराई से ना भी पढ़ें तो चलेगा। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो है, चूँकि बुंदेलखंड की सीमा के बारे में, बुंदेलखंड में जनपद कौन कौन से, ये थोड़ा सा ये जो आता है वो हमें देख लेना है। वर्तमान समय में प्रचलित बुंदेलखंड की सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में विभक्त है। तो ये थोड़ा हमें समझने वाली बात है कि ये किस तरह से सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में विभक्त है। और यहाँ पर ये जो है ज़िले दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो ज़िले हैं इनके, जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट ज़िले आते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्वालियर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, विदिशा, टीकमगढ़, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, दतिया, दमोह आदि को रखा जा सकता है। तो ये ज़िले हैं। कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि बुंदेलखंड से संबंधित जो है कौन सा ज़िला नहीं है, सपोज दैट, तो आप बता सकते हो अगर कोई ऐसा ज़िला आ जाता है तो जिनसे इनसे हट कर है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको हमें थोड़ा सा रख लेना है कि हमें ये ज़िले आते हैं, मध्य प्रदेश के ये ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के ये ज़िले हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान में बुंदेलखंड की भाषा तथा भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हुए लिखते हैं, यह बुंदेलखंड की भाषा है और ब्रज के क्षेत्र के दक्षिण में बोली जाती है। शुद्ध रूप से यह झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद में छिंदवाड़ा के कुछ भाग में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में अच्छे कवि हुए हैं, उनकी भाषा ब्रज रही है, उनकी ब्रज भाषा पर कभी कभी बुंदेली की अच्छी छाप दिखाई पड़ती है। इन महत्वपूर्ण विद्वानों के अतिरिक्त सर जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित गोरेलाल तिवारी, दीवान प्रतिपाल सिंह, राय बहादुर, डॉक्टर हीरालाल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, केशव दास मिश्र, गौरीशंकर द्विवेदी, पंडित बिहारी मिश्र, आनंदी लाल खरे, पूरन चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्चना भार्गव, डॉक्टर उषा सक्सेना, डॉक्टर रामनारायण शर्मा, सरोज गुप्ता, छाया चौकसी प्रभृति विद्वत व्यक्तित्वों ने इस धारा के भौगोलिक एवं भाषाई महत्व पर प्रकाश डाला है। तो ये तो उन्होंने लिखा है, ये भी कोई ख़ास जो है स्मृति में रखने का कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये तथ्य। बुंदेलखंड के इस विस्तृत भूभाग में पश्चिमी हिंदी की बुंदेली बोली व्यवहृत की जाती है। बुंदेली काव्य की परंपरा पर यदि हम दृष्टि डालें तो पाते हैं कि विक्रम संवत की 12वीं शताब्दी से अद्यावधि मौखिक एवं लिखित परंपरा बुंदेली काव्यधारा अप्रतिहत प्रवाहमान रही है। मौखिक परंपरा का सर्वाधिक लोक स्वीकृत एवं विख्यात महाकाव्य आलाखंड है। तो आलाखंड जो है ये, इसमें थोड़ी सी आपको याद रखने वाली बात है कि मौखिक परंपरा का सर्वाधिक लोक स्वीकृत, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौखिक परंपरा का सर्वाधिक लोक स्वीकृत जो महाकाव्य है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि आलाखंड है, जिसे बुंदेली भूभाग ही नहीं वरन अन्य स्थलों पर भी जनता ने अपने गले का हार बनाया है। वस्तुतः आलाखंड बुंदेली काव्य परंपरा का सर्वोत्कृष्ट शिखर है। जहाँ तक लिखित काव्यधारा का प्रश्न है तो यह प्रायः विक्रम की 13वीं शताब्दी से प्राप्त होने लगता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आल्हा के पश्चात मौखिक काव्य परंपरा प्राय क्षीण हो गई और ईश्वरी के आगमन से पूर्व
तक कोई बड़ा लोक कंठ में सदा सर्वदा के लिए स्थान बना पाने में प्रायः असफल रहा। तो ये एक तथ्य है, इसको आपको समझना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप लिखित काव्य परंपरा ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। विश्वदास की कृतियों ने समस्त भारतवर्ष, विशेषकर मध्य एवं उत्तर भारत के जनजीवन की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवेश को निरूपित करने का महत् कार्य किया। बुंदेली काव्य की धारा रीतिकाल में आकर शिखर पर जा पहुंचती है और 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रीतकालीन काव्य बुंदेलखंड के कवियों का कांचन स्पर्श पाकर मणिकांचन संयोग उपस्थित करता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो ये भी आपको याद कर रखनी है कि बुंदेलखंड का मौखिक काव्य परंपरा का सर्वाधिक लोक स्वीकृत जो महाकाव्य है आलाखंड है। दूसरी चीज़ इसमें तथ्य है कि इसका जो साहित्यिक नाम है वो आलाखंड को हम जो है आलाखंड तो इसको हम उस तरह से बुलाते हैं, लेकिन यहाँ आलाखंड का जो साहित्यिक नाम है उसको भी हमें जानना जरूरी है। परमाल रासु जिसे कहते हैं। बुंदेली काव्य परंपरा का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ईश्वरी काव्य नाम यहाँ आता है कि ईश्वरी ने किस विधा में लिखा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ईश्वरी ने फाग लिखा है, फागों को लिखा है विशेष रूप से। और यहाँ तथ्य महत्वपूर्ण जो आते हैं मैं बताऊंगा। आगे मैं पढ़ता हूँ। इस दौर में बलभद्र मिश्र, आचार्य केशवदास, राजा मधुकर शाह, छत्रसाल, हरिराम व्यास, गोविंद स्वामी, तानसेन, महाराजा इंद्रजीत सिंह, राय प्रवीण, मनसाराम, गंग कवि बिहारी, बालकृष्ण मिश्र, सुंदर दास, शिवलाल मिश्र प्रभृति कवियों ने राम तथा कृष्ण भक्ति की ऐसी रचनाओं की सृष्टि की कि समस्त हिंदी भूभाग इसमें रससिक्त हो उठा। इस दौरान महोबा, ग्वालियर, ओरछा, कलिंजर, कन्नौज, सिरसागढ़, बैरीगढ़, नैनागढ़, नरवरगढ़, पथरीगढ़ आदि स्थलों का वर्णन प्रमुखता से हुआ है तथा महोबा, ग्वालियर, ओरछा काव्य संरक्षण के प्रधान केंद्र के रूप में हमारे सम्मुख रहे। तो मतलब महोबा, ग्वालियर तथा ओरछा काव्य संरक्षण के प्रधान केंद्र रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको रखना है स्मृति में। आगे 17वीं शताब्दी अभी मैं जो है जैसा कि 17वीं शताब्दी का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यहाँ अभी बताने वाला हूँ। ये 17वीं शताब्दी, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की सती राष्ट्रीयता की उत्कृष्ट भावना को समर्पित रही। इस दौरान मुगलों का बुंदेलखंड पर आक्रमण हो गया था तथा उन्होंने यहाँ की राजसत्ता एवं राजनीति को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने ओरछा, छतरपुर में क्रमशः जुझार सिंह और छत्रसाल पर नियंत्रण पाने के प्रयास तेज कर दिए थे और उन्हें अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से साम, दाम, दंड, भेद ये सभी नीतियां अपनाकर उन पर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया था। इस दौरान भूषण जैसा विख्यात राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि हमारे समक्ष आता है, जिसके ओजपूर्ण काव्य सृजन ने राजनीति को प्रबोधन देने के साथ साथ आम जनता को प्रभावित करने का कार्य किया। तो भूषण की जो बात यहाँ आती है, भूषण का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूषण के बारे में पूछा जा सकता है कि रीतकालीन या बुंदेली की रीतकालीन वीर काव्य के रचयिता कौन थे।
भूषण को आपको विशेष रूप से वीरता की रचनाओं के लिए याद रखना है, क्योंकि भूषण बहुत ही बड़े वीर रस के कवि माने जाते हैं रीतिकालीन, इसलिए ये भी तथ्य आपको याद रखना है। और वो छत्रसाल के राजाश्रय में रहे थे, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसे कवि थे जो छत्रसाल के राजाश्रय में रह के वीरता की रचनाएं लिखी। कुछ भी इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। छत्रसाल के आश्रय में रहते थे भूषण, उन्होंने वीरता की रचनाएं लिखी। छत्रसाल दशक जैसी रचनाएं उन्होंने करी हैं। इनके अतिरिक्त लाल कवि ने भी वीरगाथा की काव्य परंपरा को नया आयाम दिया। लाल कवि ने भी कुछ वीरता की रचनाएं लिखी होंगी, लेकिन भूषण इसमें सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान भक्ति की एक समांतर धारा बह रही थी, जिसके अंतर्गत सगुण भक्ति में महामति प्राणनाथ, निर्गुण भक्ति में अक्षर अनन्य, प्रेम मार्गी काव्य परंपरा में हरिसेवक मिश्र, श्रृंगार काव्य में पृथ्वी सिंह रशनिधि कृष्ण भक्ति की वात्सल्य युक्त काव्यधारा में बक्सी हंसराज सृजन कर रहे थे। इस युग में कृष्ण कवि खंडन कायस्थ, कार्य कवि गुमान मिश्र, बोधा आदि ने भी काव्य कर्म में निरत थे या काव्य कर्म किया। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ 18वीं शताब्दी आपको दिख रहा होगा, 18वीं शताब्दी से 1950 विक्रमी तक 150 वर्ष का समय श्रृंगार काल माना जाना चाहिए। इस काल में सर्वोत्कृष्ट कवि पद्माकर थे। इस काल के पद्माकर, जिन्होंने राज दरबार के जीवन और रहन सहन के साथ लोक जीवन के रंग भी अपनी कविताओं में उकेरे। इसी काल में खुमान कवि ठाकुर रूपशाही दामोदर देव, पजनीश, नवल सिंह कायस्थ, ईश्वरी प्रभृति कवियों ने श्रृंगार के विविध पक्षों का निरूपण किया। डॉक्टर रामनारायण शर्मा ने अपने दीर्घकाय ग्रंथ बुंदेली के रचनाकार में बुंदेलखंड के कवियों की विस्तृत सूची दी है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण बुंदेलखंड काव्य परंपरा को 6 कालों में विभक्त करते हुए कवियों का काल क्रमानुसार निर्धारित किया है। उनके मतानुसार 6 काल इस प्रकार हैं: जगनिक काल, केशवदास काल, पद्माकर काल, ईश्वरी काल, पूर्वार्ध आधुनिक काल, उत्तरार्ध आधुनिक काल। ये थोड़ा सा आपको लाइटली याद रखना है। उन्होंने जगनिक काल के अंतर्गत जगनिक, विष्णुदास, सहदेव कवि, मानिक कवि, मेघनाथ कवि, गंग कवि, कन्हरदास कवि, चंद्र सखी संत कवि, तुलसीदास कवि, राजबली, बीरबल, गोविंद स्वामी, अमरेश तानसेन और कवि परमेश को रखा है। केशवदास काल के अंतर्गत आचार्य केशवदास, विक्रम कवि, राममिश्र, अग्रदास, केशव पुत्र बधु, सुंदरदास, इस तरह से केशवदास काल के ये कवि हैं। आप इसको पढ़ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन एक बार पढ़ने के क्रम में ज़रूर इसको ले लेना। इसके बाद आता है तीसरा कालखंड, जो डॉक्टर रामनारायण शर्मा ने बुंदेली के रचनाकार का जो ग्रंथ है उसमें जो विभाजन किया है कवियों का काल क्रमानुसार, जो तो उसमें जगनिक काल, केशवदास काल, पद्माकर काल तीसरा कालखंड है। पद्माकर काल में बुंदेलखंडी कवि तुलसीदास, कवि मोहनदास मिश्र, हरिवंश राय सभी कवि आते हैं। फिर ईश्वरी काल है, चौथा कालखंड ईश्वरी काल है। ईश्वरी काल के कवियों में ईश्वर प्रसाद और फिर ईश्वरी, बलदेव प्रसाद पांडे, खान फकीरे, ईश्वर प्रसाद खरे, ये सब आते हैं। कुल मिला के ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको केवल यहाँ तक ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो डॉक्टर रामनारायण शर्मा ने जो बुंदेली के रचनाकार जो ग्रंथ लिखा है उसमें इस तरह से काल विभाजन किया गया है। तो ये थोड़ा सा लाइटली याद रखना है। और जो मैंने तथ्य आपको
वीडियो को इसको पढ़ने के क्रम में बताया है वो आपको तथ्य विशेष रूप से याद रखना है। वहाँ से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आगे मैं कवियों के विशेष एक कवि के वीडियो को भी बनाने जा रहा हूँ, उसको भी आप देखते रहना। आगे मैं यूट्यूब पे डालता रहूँगा, इसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।